जय माता दी मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना, ऐसे गोचर के बारे में, ऐसे राशि परिवर्तन के बारे में जो 18 साल बाद लगभग होने जा रही है। यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में और अगले एपिसोड में मित्रों हम चर्चा करेंगे कि केतु के बारे में। ये एपिसोड होगा राहु के ऊपर कि राहु का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु का मंत्र, ओम अर्धकाया महावीर्या चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। यानी अर्धकाया महावीर्य, यानी कि राहु की अर्धकाया है और महावीर्य का मतलब बहुत ज्यादा लालसा और महत्वाकांक्षी वाला ग्रह चंद्रादित्य विमर्दनम, जिसका चंद्रमा और देखा जाए सूर्य से गंभीर शत्रुता है। सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम, सिंह की सवारी करने वाला ऐसे राहु देव को हम प्रणाम करते हैं। चलिए सबसे पहले राहु देव कौन है, और ज्यादातर दर्शकों को जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी ओर से पौराणिक महत्व भी आपको बताने जा रहा हूं और वैज्ञानिक महत्व भी बताने जा रहा हूं। पहले हम ये जानते हैं कि राहु है क्या, कौन है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान स्वर भानु एक दैत्य था जिसने अमृत का कलश या अमृत का पान पी के वो अमर हो गया, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके 2 भाग कर दिए। यानी कि जो विष्णु भगवान का चक्र था उसके गले से उसको काट दिया, तो ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है, जो धड़ है, वो केतु कहलाया। और ये राहु और केतु के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गए। वैसे इस राक्षस का नाम स्वरभानु था। अब वैज्ञानिक महत्व के बारे में मित्रों जानते हैं तो देखिएगा कि ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो जब जो पृथ्वी की जो कक्षा है और चंद्रमा की कक्षा देखा जाए, जब ये आपस में 2 भागों में ऊपर और नीचे काटती है, यानी कि 2 अक्षांश में काटती है जो चित्र में दिख रहा है, और उसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है और इसको टोटल इस घटना को लूनर नोड कहा जाता है। वहीं पर आपको ऊपर की तरफ केतु महाराज मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आपको राहु महाराज मिल जाएंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा और देखा जाए चंद्रमा की कक्षा को 2 भागों में 2 बिंदुओं पे काटता है। आपको चित्र में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यहीं पर है राहु और केतु, याद रखिएगा। अब राहु और केतु को आपने जान लिया क्या है, कैसे दिखते हैं। वैसे तो दिखाई देते नहीं, छाया ग्रह हैं, लेकिन उसका अनुमानित वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने देख लिया, पौराणिक महत्व देख लिया। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं है। यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत है। मतलब राहु केतु में जितना कंफ्यूजन है ना मित्रों, उतना कंफ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कंफ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि
एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है। ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, साथ ही साथ किसी चीज की कॉपी करने में जैसे कहते हैं ना, जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपीकेट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है। यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है, और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है ये बड़ा कंफ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहां पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी। यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो है अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है। याद रखिएगा, इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, याद रखिएगा। और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर, कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, यानी जबरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि पे राहु के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। कन्या राशि वाले ध्यान से देखें, आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव मैरिड भाव होता है, यानी कि इसका ज़्यादा ध्यान देना है, शादीशुदा लोगों को ध्यान देना है, जो रिलेशन में है, लव कपल है उनको ध्यान देना है, जो मैं अब बात बताऊंगा। साथ ही साथ सप्तम भाव पार्टनरशिप और व्यापार का है, यानी व्यापारियों के लिए ये गोचर कैसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ देखा जाए जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत इफेक्ट करेगा। तो पहला चीज़ ये जो गोचर है ना, इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाला, और नेगेटिव इफेक्ट कुछ सावधानी अगर आप रखेंगे कन्या राशि वाले तो उससे आप बच भी सकते हैं। तो वो सावधानियां क्या रहनी है, पहला इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला चीज ये है कि सप्तम भाव शादी का स्थान है, यानी कि जो मैरिड लोग हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, 18 महीने के अंदर आपकी शादीशुदा जिंदगी आपकी एक गलती से तबाह भी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। इसी प्रकार से जो लव कपल है, जो रिलेशन में लिविंग में रह रहे हैं, तो उनको भी यही सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके जीवन में ना चाहते हुए भी किसी और का दखल या प्रवेश हो सकता है। याद रखिएगा, आपका रिलेशनशिप खतरे में आ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो 18 महीने यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 मई 2025 तक देखा जाए तो इसका दूसरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा
कहीं ना कहीं जो व्यापार करते हैं उनके ऊपर, यानी कि व्यापार में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि काम बंद होने की कगार में आ सकता है, आपके प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकते हैं, काम में बड़ी दिक्कतें हो सकती है, पार्टनरशिप अगर आपका कारोबार है तो उसमें हानि हो सकती है, यानी कारोबार में आपकी परेशानी बढ़ सकती है, धोखा आपको मिल सकता है, इसकी सावधानी आपको रखनी है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं, जो नौकरी करते हैं कन्या राशि वाले, उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनके लिए अच्छा है, सामान्य है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप शेयर या देखा जाए शेयर में आपको जबरदस्त मुनाफा नजर आ रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा नजर आ रहा है, वहीं पर जो पुराने जमीन का वाद विवाद था, जो पुराने मकान के वाद विवाद थे, वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं 18 महीने के अंदर। कोई डिसीजन जमीन से संबंधित आपके फेवर में आ रहा है, आपको कुछ राहत पहुंचाने वाला आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। तो कुल मिला के शेयर, पुरानी जो विवाद है वो सॉल्व हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो रहा है, साथ ही साथ विदेश से संबंधित इनकम आपकी बढ़ने वाली, या विदेश जाना, विदेश में विद्या करना, विदेश में रहना, परमानेंट पीआर या विदेश से संबंधित तमाम काम में आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के जो सप्तम गोचर है ना, इसका प्रभाव एक तो मैरिड लोगों के ऊपर पड़ेगा, दूसरा जो कारोबार कर रहे हैं उन पे पड़ेगा, बाकी औरों को डरने की जरूरत नहीं, उन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उन पे पॉजिटिव इफेक्ट है, याद रखिएगा। फिर भी आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और उपाय लेना चाहते हैं तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर, पहले आपको डिटेल डालनी होगी तभी आपकी एप्लीकेशन स्वीकार होगी हमारे यहाँ, तब आप डाल के अपनी प्रश्न लिखेंगे। और मिनिमम चार्ज अगर मैंने आपका रख रखा है, सबसे ज़्यादा कम संस्थान का चार्ज हमारा ही है, मिनिमम चार्ज रखा है, इससे कम चार्ज नहीं होगा, यानी कि वो दान पात्र वाला ही चार्ज है, इतना चार्ज है जितना आप भिखारियों को दे देते हैं जब आपका मन खुश होता है। तो कुल मिला के इतना कम चार्ज रख रखा है। उसके बाद भी आप लोग यूट्यूब में कमेंट लिखते हो कि आप तो पैसे मांगते हो, क्या पैसे मांग लिए, इतने तो आप भिखारी को देते हो जितने मैंने लिखे हैं। और मेरे सब्सक्राइबर भी आप देख लीजिए, 3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फिर भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और आपके लिए इतना कम चार्ज मैंने रखा हुआ है, फिर भी आप कहते हो कि ये पंडित जी तो लालची हैं और ये बहुत पैसे मांगते हैं। आप और जगह भी तो देख के आए, फिर जाके यहाँ आए ना, तब जाके आपको पता चलेगा। चलिए, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी, मुझे चलने तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूं। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार, पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से एक फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ।